नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट 2025। अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो हम लोग हिंदी में देखेंगे। हम लोग हिंदी की तैयारी करेंगे टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए हम लोग करेंगे। आज जो होगा आपका प्रैक्टिस सेट 1 होगा और प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग कुल जो है 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और प्रयास किया जाएगा कि कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो पाए। और ये भी प्रयास करेंगे हम कि ऑप्शन दिया रहता है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो चारों ऑप्शन को हम जो है प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़ के आपको डिस्कशन हम कराने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और अंत में आप ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर आप न्यू बच्चे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक देख लीजिए। कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, ये दिए हुए हैं मोहन अवस्थी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, मोहन अवस्थी के अलावा एक और आदमी हैं सुमन राजे। कौन है जी? सुमन राजे। ये क्या किए हैं? 2 लोग हैं जिन्होंने आदिकाल का नाम क्या रखा है? आधार काल। कौन कौन है? मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आदिकाल को बोला है आधार काल बोला हुआ है। अब देखिएगा रामाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं ये आदिकाल को बोलते हैं जयकाल। क्या बोलते हैं आदिकाल को? ये जयकाल बोलते हैं। अब देखिएगा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक रचना जो है बहुत फेमस एग्जाम में पूछा हुआ है। कहे कि उसने कहा था किसकी रचना है? उसने कहा था किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य की आलोचना ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। आप देख लीजिए, हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल ये आता है 1952 में। कब आता है? 1952 में आता है। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास की भी रचना जो होती है 1952 ईस्वी में होती है। तो आपको इतना चीज़ क्या करना है? ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर। कह रहा है कि बीसल देव रासो की नायिका का नामो उल्लेख कीजिए। यानी कि बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? इसकी नायिका का नाम जो है राजमती है। क्या है जी? राजमती है। अब समझिए आप कि जो बीसल देव रासो है इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा इसके रचनाकार जो है नरपति नाल हैं। कौन है जी? नरपति नाल हैं। आप जानते हैं कि पद्मावती जो है एक स्त्री पात्र है। तो किस में स्त्री पात्र का काम करती है? तो पद्मावत में क्या करती है? स्त्री का पात्र करती है। और पूछा जाए कि पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा इसके रचनाकार जो है राम सिंह है। कौन है जी? राम सिंह है। जिनदत्त सूरी की एक रचना है उपदेश रसायन। क्या है जी? उपदेश रसायन। कहेगी उपदेश रसायन किसकी रचना है? तो जिनदत्त सूरी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य जो हैं विशिष्ट द्वैतवाद का क्या किए हैं? ये प्रतिपादन किए हैं। अगर कहता है कि अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? ध्यान दीजिएगा इसके प्रवर्तक जो हैं शंकराचार्य हैं। कौन है जी? शंकराचार्य हैं। अगर कहता है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा विष्णु स्वामी हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य हैं। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सी रचना जायसी की नहीं है?
तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चित्ररेखा जायसी की है, अखरावट भी जायसी की है, कहरनामा भी क्या है, जायसी की है, लेकिन छिताई वार्ता जो है जायसी की नहीं है, ये नारायण दास की क्या है, रचना है। नारायण दास की क्या है, छिताई वार्ता रचना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 नंबर कह रहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, तुलसीदास के संबंध में यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस रचना पर मिला है? तो आलोक पर्व रचना के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कहे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही रचना है। रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है जो पूछा जाता है। कहे कि चिंतामणि जो है किसका निबंध है? तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर देखिए, कह रहा है कि अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? तो ये जो है विट्ठल नाथ है। कौन है जी? विट्ठल नाथ हैं। ये विट्ठल नाथ जो है वल्लभाचार्य के क्या हैं? शिष्य, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। और देखिएगा, कहे कि किसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? कहे कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को हम लोग बोलते हैं वात्सल्य रस का सम्राट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हित तरंगिनी किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, हित तरंगिनी जो है आपका कृपाराम की क्या है? रचना है, हित तरंगिनी। और कहे कि चिंतामणि जो है किसका निबंध है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि क्या है? निबंध है। अब देखिएगा, अगर आपसे कहता है कि हिम तरंगिनी यहाँ पे है, हिम तरंगिनी क्या है? एक रचना है। किसकी रचना है ये रचना? तो याद रखिएगा, ये रचना जो है माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी है? माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। और हिम तरंगिनी पर क्या मिल गया है? उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो देखिएगा, वर्षा विनोद भारतेंदु जी का है, वेणु गीत भी भारतेंदु जी का है, गीत गोविंदानंद भी भारतेंदु जी का है, लेकिन जो पायस पयोनिधि है ये जो है गिल्ला भाई की रचना है। किसकी है? ये गिल्ला भाई की रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो होगा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। कह रहा है कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो श्रीधर पाठक की रचना जो है आपका कश्मीर सुषमा है, जगत सच्चाई सार है, भारत गीत है, लेकिन गंगा अवतरण जो है ये जो है श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये गंगा अवतरण जो है ये रत्नाकर की रचना है। किसकी है? रत्नाकर की रचना है। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम जो होता है जगन्नाथ दास रत्नाकर होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। कह रहा है 12 नंबर कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो माने हुए हैं तुलसीदास कविता है। कौन सी कविता है? तुलसीदास। और एगो है सरोज स्मृति है। तुलसीदास है और एगो क्या है? सरोज स्मृति है। ऑप्शन नहीं दिया था तो हम आपको बता चुके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन भी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका, तुलसीदास और सरोज स्मृति हो जाएगा। अब देखिए, कहे कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, कुकुरमुत्ता जो है निराला जी की क्या है? रचना है। जूही की कली किसकी रचना है? तो ये भी जो है निराला जी की ही रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं जन कवि हूँ, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं, पंक्तियाँ ये किसकी है?
तो ये पंक्तियाँ जो है आपका नागा अर्जुन का है। क्यों? क्योंकि नागा अर्जुन को हम लोग जन कवि के नाम से भी जानते हैं। नागा अर्जुन का अगर कहे कि इनका मूल नाम क्या है तो याद रखिएगा इनका मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। मूल नाम क्या है इनका? वैद्यनाथ मिश्र है। और आप ध्यान दीजिएगा भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किस रचना पर मिला हुआ है? तो बुनी हुई रस्सी। कहे कि बुनी हुई रस्सी पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर कह रहा है अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? तो 4 सप्तकों का क्या हुआ है? प्रकाशन हुआ है। पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक। तो अज्ञे जी जो हैं प्रथम सप्तक के क्या हैं? कवि हैं। प्रथम तार सप्तक की ये क्या हैं? प्रथम तार सप्तक के अज्ञे जी कवि हैं। और प्रथम तार सप्तक की शुरुआत कब से होती है? तो 1943 ईस्वी से होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर कह रहा है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो ये जो हो जाएंगे सदल मिश्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सदल मिश्र। लल्लू लाल की एक रचना याद रखिएगा, इनकी रचना है प्रेम सागर। क्या है जी? कहे कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की रचना है। कहे कि इंसा अल्लाह खान की एक रचना याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी। क्या है जी? रानी केतकी की कहानी। कहे कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की रचना है। अब देखिएगा सदल मिश्र का क्या हो गया? नासिकेतोपाख्यान हो गया। सदा सुखलाल का क्या हो गया? सुख सागर। इनकी एक रचना है सुख सागर। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे कि आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता जो हैं मोहन राकेश हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। और मोहन राकेश का रचना है आधे अधूरे। क्या है जी? आधे अधूरे। इनकी एक और रचना है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस याद रखिएगा। अब देखिएगा जयशंकर प्रसाद की रचना जो है कमायनी है, लहर है, झरना है, आंसू है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनकी कौन सी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 17 नंबर देखिए कह रहे कि मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मैंने मैला आंचल में, मैला आंचल क्या है? आपका उपन्यास है। इसमें किस क्षेत्र का वर्णन मिलता है? तो इसमें बिहार के क्षेत्र का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और मैला आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यास है। और मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का क्या है? उपन्यास है। अगर पूछता है कि दीर्घ तपा, क्या कहता है कि दीर्घ तपा किसकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की। कहे कि पड़ती कथा, क्या कहे कि पड़ती कथा किसकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की ही रचना है। कहे कि पलटू बाबू रोड, पलटू बाबू रोड किसकी रचना है? तो ये भी किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की ही रचना है। कहे कि जुलूस किसकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की ही रचना है। आप ध्यान दीजिए लखनऊ से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है तद्भव पत्रिका। कौन सी पत्रिका? तद्भव पत्रिका। और कहे कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक जो हैं अखिलेश हैं। इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 18 कह रहा है कि वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ध्यान दीजिएगा वैद्य जी जो हैं राग दरबारी के क्या हैं? पात्र हैं। राग दरबारी के पात्र हैं। अब देखिएगा राग दरबारी एक रचना फेमस है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो राग दरबारी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये जो है श्री लाल शुक्ल की क्या है? रचना है। कहे कि राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की क्या है? रचना है। और कहे कि किस रचना पर श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो राग दरबारी पर। कहे कि झूठा सच जो है किसका उपन्यास है? तो याद रखिएगा यशपाल जी का उपन्यास है। इतना याद रहेगा। अब देखिए भूले बिसरे चित्र जो है किसकी रचना है? तो ये जो है भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। याद रखिएगा भगवती चरण वर्मा की है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देख लीजिए। 19 कह रहा है कि
अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। तो नासिरा शर्मा का कौन सा उपन्यास जो है लिखित है? तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो उपन्यास है 7 नदियाँ एक समुंदर, किसका है? नासिरा शर्मा द्वारा है। अब देखिएगा, नासिरा शर्मा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, किस रचना पर मिला हुआ है? तो याद रखिएगा, इनकी रचना जो है पारिजात है, इस पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, इनकी पहली कहानी जो है ग्राम है, और ग्राम कहानी जो है किस पत्रिका में छपती है? तो इंदु पत्रिका में क्या होती है? छपती है। आई होप आप समझ चुके हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना जो है कामायनी है। क्या है जी? कामायनी है, लहर है, लहर के बाद झरना याद रखिएगा, झरना के बाद आंसू याद रखिएगा। ये सब किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कह रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक कौन है? तो ये जो हो जाएंगे दुधनाथ सिंह हो जाएंगे। कमलेश्वर का एक पत्रिका का नाम आप कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर कह रहा है 22 त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। त्रिशंकु क्या है? कहानी संग्रह है। इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो हो जाएगा मन्नू भंडारी। क्या है जी? मन्नू भंडारी हो जाएगा। अब देखिएगा, अज्ञे जी का एक रचना जो है बहुत फेमस है, जिन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आंगन के पार द्वार पर अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। और इनकी एक रचना और है भग्नदूत, आप याद रखेंगे। कहे कि भग्नदूत किसकी रचना है? तो अज्ञे जी का ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 23 नंबर देख लीजिए। 23 कह रहा है कि इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध की बात किया है कि कौन नहीं है, आपको बताना है। तो देख लीजिएगा, आचरण की सभ्यता ये है, मजदूरी और प्रेम भी है, सच्ची वीरता भी है, लेकिन कछुआ धर्म जो है सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। तो ये किसका है कछुआ धर्म? तो याद रखिएगा, ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की क्या है? रचना है कछुआ धर्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। 24 नंबर, और 24 देख लीजिए, फेमस क्वेश्चन है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? तो देखिएगा, धर्मवीर भारती द्वारा कौन लिखा गया नहीं है? ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है, कहानी अनकहानी भी धर्मवीर भारती का है, पश्यंती भी क्या है? धर्मवीर भारती की है। लेकिन जो आपका जो है खरगोश के सिंह जो है, ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा यही सही होगा। ये जो होगा खरगोश के सिंह किसका रचना है? तो याद रखिएगा, ये जो है प्रभाकर माचवी की रचना है। किसकी है? प्रभाकर माचवी की क्या है? रचना है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। 25 कह रहा है कि निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो मार्क्सवादी समीक्षक ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएंगे? रामविलास शर्मा हो जाएंगे। अब देखिएगा, कहे कि 11 वर्ष का समय जो है किसकी रचना है? 11 वर्ष का समय ये कहानी है। किसकी कहानी है? तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल की क्या है? कहानी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसका ग्रंथ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो होगा 26 नंबर देख लीजिए। कह रहे कि नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगी? कृति हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको सही नहीं है चुनना है। ऋण जल धन जल ये रिपोतार्ज है। ऋण जल धन जल क्या है? ये रिपोतार्ज है। तो ये रचना क्या है? सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी क्या है? आत्मकथा है। ये भी सही है। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। ये भी सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जूठन जो है संस्मरण नहीं है। जूठन जो है आपका क्या है? आत्मकथा है।
क्या है जी, आत्मकथा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब बताइए जूठन जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। क्या भूलू के याद करूँ किसकी आत्मकथा है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है, तो रेणु का क्या है, रिपोर्टाज है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं, जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं, तो ये जो है जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे प्रभाकर माचवे की रचना, आपको हम बताए थे खरगोश के सींग, आया था ना ऑप्शन में, कहे कि खरगोश के सींग किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो है प्रभाकर माचवे की रचना है। प्रभाकर माचवे की रचना कौन सी है, खरगोश के सींग है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। 29 का है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है, देख लीजिए गलत वाला चुनना है। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, तो ये जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है, तो यही गलत वाला जोड़ा मिल गया, तो यही ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा स्मृति की रेखाएं जो है ये जो है किसका है, तो महादेवी वर्मा का है। किसका है, महादेवी वर्मा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र की रचना है। सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा का है। सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, तो आपका गलत वाला चुनना था, तो स्मृति की रेखाएं हो जाएगा और ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा के चित्रकार हैं, तो कौन है, सत्यवती मलिक हो जाएंगे। अब देखिएगा विष्णु प्रभाकर की रचना फेमस है, क्या है जी, आवारा मसीहा। क्या है, आवारा मसीहा कहे कि किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर की रचना है। और आवारा मसीहा किसकी, इसमें किसकी जीवनी दिखाया गया है, तो इसमें दिखाया गया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या दिखाया गया है, जीवनी दिखाया गया है। आपसे कहे कि शिवपूजन सहाय की एक कहानी का नाम बता दीजिए, तो हो जाएगा कहानी का प्लॉट। क्या हो जाएगा, कहानी का प्लॉट, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। कहे कि शिवपूजन सहाय का एक उपन्यास का नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इनके उपन्यास का नाम जो है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया जो ग्रामीण परिवेश को क्या करता है, दिखाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। 31 नंबर कह रहा है, 31 नंबर कि महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र है, मेरा परिवार, इसका प्रकाशन बताना है। तो याद रखिएगा मेरा परिवार जो है महादेवी वर्मा की रचना है और ये क्या है, रेखा चित्र है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1972 है। कब है, 1972 है। और याद रखिएगा महादेवी वर्मा की एक रचना है यामा, जो 1982 ईस्वी में आता है और यामा रचना पर इनको मिल जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। कहे कि महादेवी वर्मा की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, तो यामा रचना पर क्या मिलता है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 32 नंबर, जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे कर पै मुख चंद धरे सजनी नित्य सोचती है तू कहा मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा ये पंक्ति में जो है आपका स्मृति संचारी भाव का उल्लेख है और आप जानते हैं कि संचारी भाव की संख्या कितना होता है जी, 33 होता है। संचारी भाव की संख्या कितना होता है, 33 होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर कह रहा है मनरे तन कागद का पुतला लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना में कौन सा रस है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है मनरे तन कागद का पुतला, यानी कि यहाँ पर शांति का भाव झलक रहा है, तो यहाँ पर शांत रस हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा। और याद रखिएगा शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है। पूछा हुआ है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, निर्वेद हो जाएगा। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आपसे कहता है
कि किसने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। याद रखिएगा कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। कहेगा कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 देख लीजिए। 34 भी बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि रस की विशेषता कौन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अनुसार जो है लोक चमत्कार प्राण जो है ये रस की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना बताया गया है, 8 बताया गया है। और 9वां रस कौन सा है, कहे कि 9वां रस जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा 9वां रस जो है आपका शांत रस है, और शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि बड़वे छंद है। बड़वे जो है कैसा छंद है, तो ये जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद में आपको याद रखना है, एक ट्रिक हम बताते हैं आपको। ट्रिक याद रखिएगा, चारों गीत हरि के कहे कि चौपाई में कौन सा छंद है, तो सम मात्रिक हो जाएगा। कहे कि रोला में कौन सा छंद है, तो क्या हो जाएगा, सम मात्रिक। कहे कि गीतिका में कौन सा छंद है, तो सम मात्रिक हो जाएगा। हरि गीतिका में कौन सा छंद है, तो सम मात्रिक ही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर कि निम्न में से कौन सा अर्ध सम मात्रिक छंद नहीं है। आपसे कह रहा है कि अर्ध सम मात्रिक छंद नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा अर्ध सम मात्रिक छंद जो है आपका छपे जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोहा अर्ध सम मात्रिक है, बड़वे भी अर्ध सम मात्रिक है। अभी आप देखे थे बड़वे क्या है, अर्ध सम मात्रिक था, यहाँ पे सोरठा भी अर्ध सम मात्रिक है। आप देख लीजिए जो छंद होता है उसमें प्रायः जो होता है 4 चरण होता है। कितना चरण होता है, 4 चरण होता है। लेकिन याद रखिएगा छप्पे में कितना चरण होता है, 6 चरण होता है। छप्पे कहे चाहे कहे कुंडलिया में कितना चरण होता है, 6 चरण होता है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। 37 कह रहा है मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो इस पंक्ति में जो है आपका जो है इंद्रवजा छंद है। कैसा है, इंद्रवजा छंद है। और इंद्रवजा जो है आपका ध्यान रखिएगा ये कैसा छंद है जी, तो वार्णिक छंद है। कैसा छंद है, वार्णिक छंद है। और कितने वर्णों वाला वार्णिक छंद है, तो ये 11 वर्णों वाला क्या है, वार्णिक छंद है। हरिगीतिका जो है सम मात्रिक छंद है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा 38 नंबर पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा जब भी योजक चिन्ह के साथ आपको मिले, सा मिले, सी मिले, से मिले, सम मिले, सरीस मिले, तो उसमें जो होता है आपका उपमा अलंकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिएगा योजक चिन्ह के साथ सी मिल गया तो उपमा अलंकार हो जाएगा। विप्सा अलंकार को हम लोग बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका 39 नंबर होगा। 39 नंबर कह रहा है नैको बुझाती नहीं बिरहानल, नैननी नीर नदी बहने पर इस उद्धरण में अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है आपका विशेषोक्ति अलंकार है। कैसा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य न हो, जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य न हो, वहाँ पर क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। 40 कह रहा है सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। तो देखिएगा सुबरन का यहाँ पर 3 अर्थ है, एक कवि है, एक जो है कामी है, और एक जो है चोर है। तो जब एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकले, जब एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकले तो वहाँ पर सलेश अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 41 नंबर देख लीजिए।
41 कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो मध्यम पुरुषवाचक में क्या होता है? आप होता है। अब देखिएगा, आपसे कहे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा जो है प्रश्नवाचक और छठा जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। 42 नंबर कह रहा है पत्रिका और संपादक के संबंधी असंगत विकल्प है। देखिएगा नटरंग जो है क्या मोहन राकेश का है? ये नहीं है, मोहन राकेश का ये नहीं है। तो आपको असंगत विकल्प चुनना था, यानी कि गलत वाला। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए 42 में नटरंग जो है किसका है? नेमी चंद्र जैन का है। किसका है जी? नेमी चंद्र जैन का है। न से नटरंग और न से नेमी चंद्र जैन हो जाएगा। सारिका जो है अवध नारायण मृदुगल का हो जाएगा। नई कविता जगदीश गुप्त का है। आलोचना जो है नामवर सिंह का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में कहाँ से जारी किया गया है? कहाँ से जारी किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है झांसी से जारी किया गया है। कहाँ से? झांसी से जारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत को मिला है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस पर? उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आपको नहीं मिला है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस पर? आलोक पर्व रचना पर क्या मिला है? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 45 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो हिंदी को राजभाषा बनाया गया 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। भारतीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। अगर कहे कि विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? क्या कहे कि विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 46 नंबर देख लीजिए। करें सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? आप याद रखिएगा सर्वनाम का कितना भेद होता है? सर्वनाम का 6 भेद होता है, जिसमें से सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, आपका जो होता है गुणवाचक विशेषण होता है। तो यही ऑप्शन नंबर ए जो है सर्वनाम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो होगा 47। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप जो है आप है। ऑप्शन नंबर ए। निजवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे? तो यदि किसी वाक्य में अपने आप दिया रहे, क्या दिया रहे? अपने आप दिया रहे, या स्वयं दिया रहे, या खुद दिया रहे, तो आप समझ जाइएगा कि वह वाक्य जो है निजवाचक सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 नंबर देख लीजिए। कह रहा है 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि का भेद नहीं है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा स्वर संधि का जो भेद होता है वो कितना भेद होता है? 5 भेद होता है, जिसमें वृद्धि संधि है, गुण संधि है, आपका दीर्घ संधि है, ठीक है ना, आयादी संधि है आपका, और उसके बाद जो है यण संधि है। ये हल संधि जो है नहीं है, ये भेद स्वर संधि का नहीं है, हल संधि। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे हैं 49 कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा सर्वधन ऊपरी। क्या हो जाएगा? सर्वधन ऊपरी। कैसे हो गया? तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है व में क्या आ रहा है? व में यहाँ पर अ आ रहा है, यहाँ पर छोटा ऊ दिया है, इसके मिलने से क्या हो जाएगा? ओ। और जहाँ पर भी ओ बने तो वहाँ पर क्या हो जाता है?
गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो कहे कि सर्वोपरि में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 50 नंबर। कह रहा है कि न्यून का सही संधि विच्छेद क्या होगा। न्यून का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका होता है नि धन उन। ऑप्शन नंबर डी नि धन उन हो जाएगा। और न्यून में कौन सी संधि है, तो इसमें जो है यण स्वर संधि है। कैसे पहचाने, तो जब भी देखिएगा य और व के पहले आधा वर्ण मिले, आधा अक्षर मिले, तो उसमें यण स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 51। कह रहा है कि यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास है, तो इसमें जो समास है आपका जो है बहुब्रीही समास, बहुब्रीही नहीं, इसमें जो है अव्ययी भाव, क्या है, अव्ययी भाव समास है। क्योंकि इसमें जो है इसमें उपसर्ग मिल रहा है यथाशक्ति में यथा उपसर्ग, तो जब उपसर्ग मिलता है तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51 का। चलिए हम लोग देख लेते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है क्या, ये देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अव्ययी भाव समास का एग्जाम आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 52 नंबर। कह रहा है कि मनमाना में कौन सा समास है। मनमाना में कौन सा समास है, तो मनमाना में जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। कहे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 53 नंबर कह रहा है वातावरण में कौन सा समास है। वातावरण में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इसमें जो है षष्ठी तत्पुरुष है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 नंबर। कह रहा है कि थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है। तो जब भी बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, लेकिन इसमें जो होगा वैकल्पिक द्वंद्व होगा, वैकल्पिक द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 55 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि बात जुड़वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बात जुड़वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें है बा है कि तजुर्बा अलग हो जाएगा। तजुर्बा जो है मूल शब्द हो जाएगा, उसके पहले जो बचेगा वही क्या होता है, उपसर्ग जो होता है कि शब्द के पहले लगता है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 56 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखिएगा प्रत्यय जो होता है शब्दों के कहाँ लगता है, अंत में लगता है, शब्दों के अंत में लगता है। तो इसमें जो है आप जो है प्रत्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 57 चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चतुराई, तो प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्दों के अंत में लगता है, तो इसमें आई प्रत्यय है। कहे कि लंबाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई हो जाएगा। 58 नंबर देखिए। कह रहा है कि महत्व में कौन सा प्रत्यय है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो जानिए कि महत्व में जो आपका प्रत्यय है त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्व हो जाएगा। 58 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रत्यय कहाँ लगता है जी, तो शब्दों के अंत में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो होगा 59 होगा। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रवाची नहीं है। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है, यानी लता का इसमें से कौन प्रवाची शब्द नहीं है। तो लता का प्रवाची शब्द जो होता है वल्लरी भी होता है, वेली भी होता है, वेल भी होता है, लेकिन तरंग नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 59 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 60 नंबर देख लीजिए। 60 नंबर कह रहा है इनमें से आगार शब्द का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है। आगार शब्द का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। आगार का मतलब होता है आवास, आवास का मतलब भवन, घर, ठीक है ना। तो इसका प्रवाची शब्द कौन नहीं है, तो घाम नहीं है। तो 60 का बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देखिए। कह रहा है पत्नी शब्द का प्रवाची शब्द है। तो पत्नी का प्रवाची शब्द क्या होता है, भार्या होता है, प्राण प्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का प्रवाची है। शत्रु का प्रवाची क्या होता है, तो इसमें से अड़ी होता है। अड़ी मतलब क्या होता है, शत्रु। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा।
आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 63 नंबर देख लीजिए। कह रहा है 63 नंबर, तातल सैकत वारी बिंदु सम विद्यापति के इस पद में आए शब्द तातल का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो तातल का यहाँ पर जो अर्थ होगा, तातल का मतलब गर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला 64 नंबर कह रहा है कि गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है। तो गागर में सागर जो है बिहारी के लिए प्रसिद्ध है। और बिहारी किस काल के कवि हैं जी। तो बिहारी रीति काल के रीति मुक्त धारा के क्या हैं, कवि हैं। चलिए केशव का के भूषण भी क्या है, रीति काल के कवि हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। घनानंद भी रीति काल के ही कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 65 नंबर देखिए। कह रहा है कि नागमती वियोग खंड जायसी किस रचना में संग्रहित है। नागमती वियोग खंड जायसी किस रचना में संग्रहित है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है पद्मावत में है, ऑप्शन नंबर बी पद्मावत यहाँ पर होगा। और पद्मावत किसकी रचना है, तो याद रखिएगा पद्मावत जायसी की रचना है। और पद्मावत की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 66 नंबर देख लीजिए। 66 कह रहा है कि भ्रमर गीत सार ग्रंथ के संपादक कौन है। भ्रमर गीत सार ग्रंथ के संपादक कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके संपादक जो हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। और रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है चिंतामणि, क्या है जी, चिंतामणि है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा हरिऔध का पूरा नाम होता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास, क्या है जी, प्रिय प्रवास है, बहुत फेमस है। एक और रचना है इनका वैदेही वनवास, कहे कि प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किस रचना पर, तो याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमान पर। कहे कि कविता के नए प्रतिमान पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो नामवर सिंह को मिला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गोदान उपन्यास का शहरी पात्र नहीं है। शहरी पात्र नहीं है आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। ओंकार नाथ शहरी पात्र हैं, मिर्ज़ा खुर्शीद भी शहरी पात्र हैं, अमरपाल सिंह भी शहरी पात्र हैं, लेकिन नोखे राम जो है शहरी पात्र नहीं है। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, चंद्रगुप्त नाटक में मगध की राजकुमारी कौन थी। आपको मगध की राजकुमारी बताना है। तो मगध की राजकुमारी जो थी कल्याणी थी, कौन थी जी, कल्याणी थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। लेकिन आप बताइए कि चंद्रगुप्त नाटक जो है किसका है, चंद्रगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा ये जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का है। किसका है जी, जयशंकर प्रसाद का है। अगर कहा जाए कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है, तो याद रखिएगा इनका अंतिम नाटक जो है ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी जो है इनका अंतिम नाटक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर देख लीजिए। 69 कह रहा है चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में पर्वतेश्वर सिंहरण से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें द्वंद्व दूसरे में क्या, दूसरे नाटक में क्या करता है, दूसरे अंक में ये द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 70 नंबर देख लीजिए। कह रहा है त्यागपत्र उपन्यास में कितने अध्याय हैं। त्यागपत्र उपन्यास जो है किसका है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये जैनेंद्र कुमार की रचना है। जैनेंद्र कुमार की क्या है, रचना है। और इसमें जो है 8 अध्याय है। कितना अध्याय है, 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर, त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल जमाल गोटा लाना किसे बोलती है। जमाल गोटा लाना जो है वो किसे बोलती है, तो ये वो जो है प्रमोद को बोलती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 72 नंबर कह रहे कि मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है।
किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये जो है तुलसीदास की जीवनी पर क्या है, नहीं तुलसीदास नहीं, ये कालिदास की जीवनी पर क्या है, आधारित है। अब देखिएगा तुलसीदास एक रचना लिखे हैं विनय पत्रिका। क्या लिखे हैं? विनय पत्रिका। अगर आपसे कहता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा में लिखा गया है। और तुलसीदास का एक और रचना है रामचरितमानस, इसको अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 73, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है किसका है? मल्लिका का है। किसका है जी? मल्लिका का है। 73 का बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 74 नंबर देख लेते हैं। कह रहे गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कौन सा वाक्य गलत है? कठिन भाषा, तो इसमें कठिन भाषा नहीं आया है, यही क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग हुआ है, सही है। व्यंजनापूर्ण प्रयोग हुआ है, सरल एवं बोलचाल की भाषा है, तो सही है। इसमें कठिन भाषा नहीं आया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर कह रहा है कबीर दास का जन्म कब हुआ था? 1398 में पहले जन्म हुआ था। और कबीर दास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है जी? कबीर दास की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। और याद रखिएगा बीजक में 3 रचना है, कौन कौन सा है? साखी है, शबद है, और एक और रचना है रामायणी है। इतना याद रहेगा। कबीर दास की भाषा को बाणी का डिक्टेटर का किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास की भाषा को बाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या हमने बोला कि कबीर दास की भाषा को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए। 76 कह रहा है नंदक नंदन कदम बेक तरुतरे धीरे धीरे टर्ली बोला। उपयुक्त पद में टर्ली का अर्थ आपको बताना है। तो टर्ली का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा बांसुरी। क्या हो जाएगा? बांसुरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर 77 देख लीजिए। कह रहा है कि अपरूप के बिही आनी मेराओल खीती तल लावनी शार। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति पढ़ने से ही स्पष्ट हो गया है, आप पढ़े होंगे। तो विद्यापति का ये क्या है, पंक्ति यहाँ से लिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, विद्यापति को हम लोग बोलते हैं मैथिल कोकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल भी बोलते हैं हम लोग। और विद्यापति की एक रचना फेमस है, कौन सी रचना है? पदावली। और पदावली किस भाषा में है? तो मैथिली भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 78 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी कृति युग्म रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो रचित क्या है बताना है। कृति मतलब क्या होता है? रचना। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो देखिए तोड़ती पत्थर और कुकुरमुत्ता जो है किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रचना है। यहाँ देख लीजिए हिमालय अरुणोदय जो है ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि ग्राम श्री और किसकी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि का नाम क्या है? तो अभी हम बताए थे इसका नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पूरा नाम नहीं दिया है यहाँ पर। और निराला की रचना कौन है? तो जूही की कली है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 तुमुल कोलाहल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कविता के कवि का नाम आपको बताना है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर को हम लोग बोलते हैं कवियों का कवि बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 मैं उसको शीर्षक कविता के कवि कौन है? ये जो है केदारनाथ अग्रवाल हैं। कौन है जी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं उसको कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे। नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किस रचना पर? तो पत्रहीन नग्न गाछ के लिए।
कहे कि पत्रहीन नग्न गाछ के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो नागार्जुन को मिला है। और नागार्जुन को हम लोग जन कवि भी बोलते हैं। मैथिली स्वर्ण गुप्त की रचना देख लीजिए, इनका जो है साकेत है, साकेत के बाद इनका जो है यशोधरा है। यशोधरा क्या है, ये चंपू काव्य है, याद रखिएगा। जयद्रथ वध इन्हीं की रचना है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 82 हो जाएगा। 82 नंबर कह रहा है कि शासन की बंदूक कविता के कवि का नाम क्या है, तो शासन की बंदूक कविता के कवि का नाम जो है नागार्जुन है। क्या है जी, नागार्जुन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो होगा 83 हो जाएगा। 83 नंबर देखिए थोड़ा सा, कह रहा है 83 नंबर, जीवन का झरना के अनुसार जीवन रूपी निर्झर के दोनों किनारे कौन से हैं, कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों किनारे पर क्या है, सुख और दुख की चर्चा किया गया है। और बताइए सुख और दुख में कौन सा ये समास है, तो याद रखिएगा इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कहे कि रात दिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। पाप और पुण्य में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर कह रहा है, जब लगी पलक पानी मिटती रही तक लगी गए हरी दूरी, कै निरोध निवरे तिहीं अवसर दे पग रथ की धूरी। उपयुक्त रेखांकित पद का अर्थ है, तो रेखांकित में क्या था आपका, ये वाला पानी था। रेखांकित शब्द का अर्थ है हाथ, पानी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि मेघ गीत किसकी रचना है, तो मेघ गीत जो हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री का हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की रचना अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा मधु कलश, मधुबाला और निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की हैं। क्या भूलू के याद करूँ आत्मकथा किसकी है, बच्चन जी का है। जूही की कली किसकी रचना है, तो निराला जी की है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, यामा, और यामा पर इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 86, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है गेहूं और गुलाब निबंध है। क्या है जी, निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 87 नंबर देख लेते हैं। कह रहे कि आचरण की सभ्यता निबंध कब प्रकाशित होती है। आचरण की सभ्यता निबंध जो है 1912 में प्रकाशित होती है। और इसके जो लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह हैं लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 88 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के रचनाकार कौन है, तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या दिया है, तो याद रखिएगा इन्होंने कहा है बिज्वापन काल। क्या कहा है, बिज्वापन काल कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या बोलते हैं, ये आदिकाल को आदिकाल ही बोलते हैं। और रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का नाम क्या देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये बिरगाथा काल बोलते हैं। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को बिरगाथा काल बोलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं, आदिकाल को आदिकाल बोलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बिज्वापन काल कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए। 89 कह रहा है, बहुत इजी प्रश्न है, पढ़े होंगे तो। शुक्ल जी ने श्रद्धा एवं भक्ति निबंध में स्थूल रूप से श्रद्धा के कितने भेद बताए हैं, तो ये श्रद्धा के जो है 3 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं, श्रद्धा के 3 भेद क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए। 90 नंबर कह रहा है कि पूस की रात किस विधा की रचना है। पूस की रात जो है किस विधा की रचना है, तो पूस की रात क्या है, कहानी है। क्या है, कहानी है। और इसके लेखक जो है प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 91 नंबर कह रहा है कि पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है। पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 92 नंबर कह रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो ये तुलसीदास हो जाएंगे। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 93 नंबर देखते हैं। 93 कह रहा है कि कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो ये जो थी इंदु पत्रिका में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। 93 का सी हो गया। और कानों में कंगना किसकी कहानी है, तो याद रखिएगा ये जो है राधिका रमन प्रसाद का है। राधिका रमन प्रसाद की ये क्या है, कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में जो है अमृतसर का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। एक तद्भव पत्रिका है और ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो लखनऊ से प्रकाशित होती है। और इसके संपादक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा अखिलेश है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ होती है, तो लखनऊ में होती है। कब होती है, तो 1936 में होती है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिएगा। 95 जो है भाषा, इसमें पढ़ना है। भाषा में गरीबी को ठीक ठाक चित्रित करने का शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विलास वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। उपयुक्त कथन किस कहानी का है, तो उपयुक्त कथन जो है आपका जो है कहानी के प्लॉट से लिया गया है, जिसके लेखक का नाम जो है शिवपूजन सहाय है। क्या है जी, शिवपूजन सहाय है, याद रखिएगा। और शिवपूजन सहाय का जो है एक जो है यहाँ पर उपन्यास है देहाती दुनिया फेमस है। कहे कि देहाती दुनिया किसका उपन्यास है, तो शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 96 नंबर। 96 कह रहा है कि चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, ये जो है भीष्म साहनी। कौन है, भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। तमस रचना पर भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए रिपीट कर रहा है। कबीरदास का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। चलिए सेकंड लास्ट 98 नंबर देख लीजिए। मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर साहब के लिए कमली ने क्या संबोधन किया था। डॉक्टर साहब के लिए कमली क्या संबोधन करती है, तो यहाँ पर वो बोलती है माटी का महादेव उनको बोलती है। क्या बोलती है, माटी का महादेव बोलती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 99 नंबर। 99 कह रहा है कि मैला आंचल उपन्यास में गांव में पंचायत बैठी थी तो किसको पंच मानने से इनकार किया गया था। पंच मानने से किसको इनकार किया गया था, तो इसके ऑप्शन के अनुसार कालीचरण को पंच मानने से क्या किया गया, इनकार किया गया। और आप बताइए मैला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है, तो याद रखिएगा 1954 में लिखा गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, और सही भी होना चाहिए। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरे करे क्या, क्या यह असफलता है। इन पंक्तियों में किस कवि का संबंध है, तो इन पंक्तियों में से जो है मैथिली शरण गुप्त का क्या है, संबंध है। और ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो आप पढ़े होंगे दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, यहाँ से ये पंक्ति जो है उठाया गया है, मैथिली शरण गुप्त का है। और याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना याद रखिएगा, इनका जो है साकेत है, और जो है यशोधरा है, क्या है जयद्रथ वध है, मैथिली शरण गुप्त का ही है। और मैथिली शरण गुप्त को हम लोग बोलते हैं, बोला गया है राष्ट्र कवि। क्या बोला गया है, राष्ट्र कवि। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि सबसे पहले कौन बोले हैं, तो याद रखिएगा गांधी जी बोले हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। नागा अर्जुन को बोला जाता है जन कवि। नागा अर्जुन को क्या बोला जाता है, जन कवि बोला जाता है। और कहे कि नागा अर्जुन का मूल नाम क्या है, तो नागा अर्जुन का मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है, वैद्यनाथ मिश्र है। अगर कहता है कि शासन की बंदूक किसकी रचना है, तो याद रखिएगा शासन की बंदूक जो है नागा अर्जुन की रचना है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि नागा अर्जुन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो आपको बताए थे पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और कब मिला है आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।